स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मंडला मर्डर्स वेब सीरीज के 7th और 8th एपिसोड को। मतलब कि ये वीडियो इस वेब सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो 7th एपिसोड की शुरुआत होती है और हम रिया को फिर से एक सपना देखते हुए देख पाते हैं। हर बार सिर्फ और सिर्फ वो जख्मी हुई खुद को देख पाती थी, लेकिन इस बार उसने एक नाम भी सुना जिसका नाम यस्त था। जिसके बाद रिया जो है वो जिमी खान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। मालूम चलता है कि नूरी को उस नकाबपोश औरत ने उठाकर ले गई है और जिमी खान रिया को ये बताता है कि उस बुक में तुम्हारा नाम भी मेंशन है जिसका नाम नंदनी है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिसके बाद कहानी जो है वो फ्लैशबैक में जाती है, मतलब कि 1951 में, जहाँ पर हम नंदनी और आनंद नाम के आदमी को देख पाते हैं जो कि मुंबई से चरणदासपुर आते हैं। उनका स्वागत यहाँ पर एक अंग्रेज और जिमी खान के ग्रैंडफादर करते हैं। मालूम चलता है कि नंदनी और आनंद जो है वो चरणदासपुर में न्यूक्लियर पावर का प्लांट डालना चाहते हैं। जगह भी चरणदासपुर में सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को मालूम चलता है कि बरूना जंगल में जो उन्होंने जगह सिलेक्ट की है उसी जगह के बीचों बीच एक बनकर है जो कि काले जादू वगैरह करती रहती है, और अगर हमने उनसे पंगा लिया तो हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बरूना जंगल के आसपास वाली जगह देख लें। लेकिन आनंद बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। वो जिमी खान के ग्रैंडफादर के साथ तुरंत ही बरूना जंगल के लिए निकल पड़ता है और उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग न्यूक्लियर पावर का प्लांट खोलने वाले हैं। जिमी खान के ग्रैंडफादर यहाँ पर आनंद को बताते हैं कि वो औरतें बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अंदर जो है वो नंदनी को जाने दे। आनंद ये सारी बातें सुनता है तो वो भी यही सोचता है और वो नंदनी को अंदर भेज देता है। नंदनी जब अंदर जाती है तो उसे एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है और अंदर जाकर वो रुक्मणी नाम की एक लड़की से मिलती है। रुक्मणी यहाँ पर नंदनी को बताती है कि हम ऊर्जा को पैदा नहीं कर सकते और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम उस ऊर्जा को एक शरीर से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। मालूम चलता है कि रुक्मणी बहुत पढ़ी लिखी है। ये सारी चीजें यहाँ नंदनी नोटिस कर रही थी। रुक्मणी यहाँ पर नंदनी को अपने भगवान यस्त के बारे में भी बता रही थी कि तभी यहाँ पर आनंद आ जाता है। आनंद रुक्मणी से कहता है कि ये जगह लीगल है और सरकार ने इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सिलेक्ट की है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ। इतना बोलकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि नंदनी जो है वो एक मशीन पर काम कर रही थी, लेकिन नंदनी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी की ही बातें चल रही थी कि क्या हम उन लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं। जिस वजह से नंदनी यहाँ पर आनंद से बात करती है कि क्या हम उस जगह को छोड़ नहीं सकते या फिर हम बरूना जंगल के आसपास वाली जमीन को देख ले। लेकिन यहाँ पर आनंद गुस्सा हो जाता है। वो कहता है इसी प्रोजेक्ट की वजह से हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आए थे। आनंद नहीं मानता और फिर अगले दिन वो बरूना जंगल में जाकर रुक्मणी के उस बनकर को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि ये उनके लिए कोई भगवान के मंदिर के रूप में था। नंदनी को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और जब वो वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे रुक्मणी मिली। रुक्मणी उससे कहती है कि अब थोड़ा संभल जाना क्योंकि अब चरणदासपुर का विनाश होना एकदम तय है। आनंद वहीं रुका हुआ था और नंदनी जो है वो घर आ चुकी थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी की ही बातें चल रही थी। और तभी रुक्मणी जो है वो नंदनी के घर आती है। वो बताती है कि हमने अपने ग्रंथों को चेक किया और जब उसे दोबारा पढ़ा तो हमने उसमें कुछ ऐसी चीजें देखी जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे ग्रंथ में तुम्हारा नाम मेंशन है। वो बताती है कि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि विनाशकारियों के साथ वो औरत भी शामिल होगी जो विनाश में उनका साथ देगी, और इसमें उस औरत की 3 विशेषताएं भी लिखी हुई है। जिसके बाद रुक्मणी उस औरत की 3 विशेषताएं बताने लगती है। पहली विशेषता, वो औरत जो है वो किसी ऊर्जा पर काम कर रही होगी, और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि नंदनी जो है वो कोई मशीन बना रही है। दूसरी विशेषता, वो औरत गर्भवती होगी। ये सुनकर नंदनी पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी क्योंकि ये बात तो उसने आनंद को भी नहीं बताई है। तो आखिरकार इन्हें कैसे पता, जिससे कि उसे अब इस ग्रंथ पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था। और आखिरी विशेषता सुनने के बाद वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि आखिरी विशेषता ये थी कि वो औरत दरअसल में विधवा होगी। लेकिन ये विशेषता सुनने के बाद यहाँ नंदनी कहती है कि ये तो झूठ है क्योंकि उसके पति जिंदा है। और तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है। वो नंदनी को बताता है
कि एक बाइक एक्सीडेंट में आनंद की जान चली गई है क्योंकि उनके ऊपर एक पेड़ भी गिर चुका था। मतलब कि तीनों विशेषताएं बिल्कुल सच हो चुकी थी। और फिर 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मालूम चलता है कि नंदिनी ने एक बच्ची को जन्म दिया है और अब नंदिनी जो है वो चरणदासपुर में ही रहने लगी थी और यस्त के ग्रंथ को मानने लगी थी क्योंकि उस ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है वो सारी चीजें सही होती है। और नंदिनी ने उस यंत्र को भी पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया था, जिस यंत्र से रुक्मणी और उसके लोग जो है वो अपने भगवान मतलब कि यस्त भगवान को बनाने वाले थे। क्योंकि रुक्मणी और उसके लोगों ने सालों से इस समय का इंतजार किया था, जिसके बाद उस मशीन को स्टार्ट किया जाता है और फिर वरदान की सारी प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। जब भी कोई वरदान मांगता तो एक मौत होती और जिस इंसान की मौत होती उस इंसान के अंदर से एक अंग निकाल लिया जाता है। इसी तरह से 8 मौतें हुई और उनके 8 अंग निकाल लिए गए और फिर उन्होंने एक मानव शरीर को तैयार किया। और आज वो दिन था जब रुक्मणी के भगवान का जन्म होने वाला था। एक तरफ तो रुक्मणी को ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इन 8 मौतों के बाद गांव के लोग पूरी तरह से बौखला चुके थे क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि ये 8 मौतें दरअसल में उन्हीं औरतों की वजह से हुई है। इसलिए जिमी खान के ग्रैंडफादर अपने गांव के लोगों के साथ इसी बनकर में आने लगते हैं रुक्मणी और उसके लोगों को खत्म करने के लिए। तब रुक्मणी यस्त भगवान को बनाने के लिए सारी प्रक्रिया शुरू कर देती है और फिर रुक्मणी नंदिनी को बताती है कि असल में अब होगा क्या। वो बताती है कि जब यस्त भगवान का जन्म होगा ना तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जो कि यस्त भगवान को मानते हैं, बाकी सारे लोगों की जान चली जाएगी। ये सुनने के बाद नंदिनी पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रुक्मणी ने जो कहा है वो सच कर रहेगी। वो चरणदासपुर का सर्वनाश करना चाहती है, लेकिन नंदिनी ऐसा नहीं होने दे सकती है क्योंकि उसने ये मशीन जो है वो लोगों के जन्म के लिए बनाई है। नंदिनी रुक्मणी के खिलाफ जा चुकी थी और अब वो सब कुछ तबाह करना चाहती थी। वो सब कुछ तबाह कर पाती इससे पहले ही रुक्मणी जो है वो नंदिनी के गर्दन में एक चाकू घुसा देती है, जिस वजह से नंदिनी यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही गांव के लोग जो है वो अंदर आने वाले थे और यस्त भगवान का भी जन्म होने वाला था कि तभी नंदिनी जो है वो उस यस्त भगवान में आग लगा देती है और इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देती है, जिससे कि रुक्मणी का सपना पूरी तरह से अधूरा रह चुका था। तब वो इस मशीन और उस मणि को लेकर यहाँ से भाग जाती है। जब इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया तो यहाँ पर एक पुलिस वाला आया क्योंकि उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी थी। उस लड़की को उसने गोद ले लिया और उसे अपने साथ ही रखा, जिससे कि हमें मालूम चला कि दरअसल में नंदिनी जो है वो रिया की नानी थी और रिया को हमेशा से ऐसा लगता था कि शायद सपने में वो खुद को देख रही है, जबकि वो अपनी नानी को देख रही थी जो कि उससे कुछ कहना चाहती थी। जिसके बाद एक और फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है जहां पर हम मैथिली को देख पाते हैं जो कि एक खुफिया बनकर में जाती है। वहां जाकर वो इन दोनों लड़कियों की परीक्षा लेने वाली थी और कहती है कि ये परीक्षा जो है वो लास्ट परीक्षा होने वाली है। जिस लोहे पर तुम खड़ी हुई हो वो अगले ही मिनट में अंगार बनने वाला है। जो भी यहाँ पर खड़ा रहेगा उसे मौका मिलेगा यस्त भगवान का योद्धा बनने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोक्षा को ये मौका मिलता है और शुरुआत से अब तक जो कत्ल हुए हैं वो सारे मोक्षा ने ही किए हैं। वो बहुत ही पावरफुल है और यस्त भगवान के जन्म के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो चरणदासपुर गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए यहाँ पर विक्रम के पिता विक्रम से कहते हैं कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, हमें तुरंत यहाँ से दिल्ली निकल जाना चाहिए। लेकिन विक्रम नहीं मानता क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसने बहुत कुछ खो दिया है और अब वो इंसाफ चाहता है। थोड़ी देर के बाद ही हम यहाँ पर मोक्षा को देखते हैं जो कि विक्रम के घर आ जाती है। वो विक्रम के गर्दन पर एक तीर लगाती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। विक्रम के पिता को इस बात का एहसास हो गया था कि विक्रम को कोई लेकर गया है, इसलिए वो अनन्या और रिया को तुरंत ही अपने घर पर बुला लेता है। और अब क्योंकि रिया जो है वो हेड नहीं बची हुई है इसलिए पुलिस वालों के द्वारा भी उसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अनन्या बताती है कि तुम्हें यहाँ की लोकल पुलिस का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि अब हम दोस्त हैं। तो वही एक ऑटो ड्राइवर की नजर पड़ती है एक दीवार के पोस्टर पर जहाँ पर सभी लोग मैथिली को ढूंढ रहे थे। ऑटो ड्राइवर को याद आता है कि इस औरत को मैंने बरुणा जंगल में छोड़कर आया था, जिस वजह से वो इसकी खबर सीबीआई ऑफिसर प्रद्युत को देता है जो कि अब हेड है। तब प्रद्युत जो है वो उस जगह पर जाकर सारी चीजें चेक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिया को जो कि विक्रम के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की कोशिश करती है। रिया को यहाँ पर एक लोडिंग गाड़ी के बारे में मालूम चलता है और विक्रम को इसी से ले जाया गया है, जिस वजह से अब वो धीरे धीरे करके उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कि विक्रम को ले जाया गया था। लेकिन वो जगह
बहुत ही ज्यादा सुनसान है। रिया अब एक ऐसी जगह पर आ चुकी थी जहाँ पर उसके पीछे कोई भी बैकअप नहीं था। दूसरी तरफ प्रद्युत जो है वो जिमी खान के पास जाता है और वो उसे रुक्मणी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर कि जिमी खान बताता है कि ये तो रुक्मणी भारद्वाज है। ये सुनने के बाद हम सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि रुक्मणी भारद्वाज दरअसल में अनन्या भारद्वाज की दादी होती है। तो रुक्मणी भारद्वाज के जाने के बाद अब सब कुछ अनन्या भारद्वाज संभाल रही थी और इन सारे अंगों को जोड़कर उसने एक मानव शरीर को तैयार करने का फैसला किया है। इन सारे मर्डर्स के पीछे अनन्या भारद्वाज ही थी, क्योंकि रुक्मणी के बाद अब अनन्या भारद्वाज ही सारी चीजें संभाल रही थी और अब वही यस्त भगवान को फिर से जन्म देना चाहती है। तो मंडल के आखिरी चिन्ह को अगर डिकोड किया जाए तो मालूम चलता है कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है अलौकिक पुत्र, मतलब कि कोई एक ऐसा इंसान जिसने मौत को धोखा दिया हो, और ये दरअसल में विक्रम ही था, क्योंकि उसे गोली लगी थी लेकिन इसके बावजूद वो बच गया था। तो विक्रम यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा परेशान भी है, क्योंकि उसे मालूम चला है कि कविता को भी दरअसल में अनन्या ने ही मारा है। लेकिन अनन्या बोलती है कि उसने मारा नहीं है बल्कि वो एक बलिदान है। साथ ही अनन्या कहती है कि तुम जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे उसका जवाब भी तुम्हें जरूर मिलेगा। दरअसल में अनन्या के पास विक्रम की माँ थी, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, और तो और वो विक्रम को भी नहीं पहचान पा रही थी। विक्रम उनसे कह रहा था कि वो उनका बेटा है सोनू विक्रम, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी। वो सिर्फ एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसका बेटा बच जाएगा। तो अब फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है जब विक्रम की माँ जो है वो वरदान लेने के लिए यहाँ पर आई थी और उन्होंने पवन के लिए वरदान मांगा था अपना अंगूठा कटवा कर कि उसका बेटा जो है वो बच जाए। लेकिन जब उन्होंने वरदान मांगा था उससे पहले ही पवन मर चुका था, जिस वजह से यहाँ पर विक्रम की माँ का वरदान जो है वो अधूरा रह चुका था। वो उस गुफा के अंदर आ चुकी थी और अब वो उसे मारने वाले थे, लेकिन रुक्मणी ने रोक लिया था, क्योंकि जब किसी का वरदान पूरा नहीं होता है तो उसे मारा नहीं जाता बल्कि अपने साथ ही रख लिया जाता है। विक्रम 20 साल से अपनी माँ को ढूंढता रहा, लेकिन इस हालत में अपनी माँ को देखने के बाद विक्रम बहुत दुखी था और तभी विक्रम को बेहोश कर दिया जाता है, क्योंकि उसी के खून से अब यस्त भगवान का शरीर तैयार होगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यस्त भगवान के सारे अंग सही सलामत थे और अब सिर्फ जरूरत थी विक्रम के खून की, जो कि यस्त भगवान को दिया जा रहा था। मणि भी यस्त भगवान की छाती पर लगा दी गई थी। अनन्या को ऐसा लग रहा था कि जो सपना उसके पूर्वज ने देखा था शायद अब वो पूरा होगा। लेकिन तभी यहाँ पर हम रिया को देख पाते हैं, जो कि टनल के रास्ते से यहाँ पर आ चुकी थी और उसकी लड़ाई अब मोक्षा से होती है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन इस बार रिया कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि वो मोक्षा को मुंह तोड़ जवाब देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यस्त भगवान का जन्म होने ही वाला था कि तभी वो मशीन बीच में रुक जाती है और फिर मालूम चलता है कि किसी का वरदान पूरा हो रहा है। और ये वरदान दरअसल में किसी और का नहीं बल्कि विक्रम की माँ का वरदान पूरा हो रहा था, क्योंकि वो एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसका बेटा बच जाएगा। तो 20 साल पहले का वरदान जो है वो अब जाकर पूरा होता है, जिस वजह से अब यहाँ पर विक्रम के अंदर जान आ जाती है और यस्त भगवान का जन्म नहीं हो पाता है। ये देखकर अनन्या को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विक्रम को मारने लगती है। लेकिन तभी सही समय पर यहाँ पर रिया आ जाती है। रिया आकर उस चाकू को उसी तरह उसके गर्दन में घुसा देती है जिस तरह से अनन्या की दादी रुक्मणी ने रिया की नानी नंदिनी के गर्दन में घुसाया था। तो सिर्फ एक वरदान के पूरे ना होने की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि यस्त भगवान का जन्म नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ के सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, यहाँ तक कि मोक्षा को भी। अब हमें बताया जाता है कि इन मर्डर्स के बाद कितने लोगों की जिंदगी बदली। जिमी खान जो कि अपनी फैमिली को नहीं बचा पाए, उनके पास सिर्फ उनकी पोती नूरी थी, लेकिन वो उसे भी नहीं बचा पाए। विक्रम 20 साल से अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन जब वो मिली तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। लेकिन विक्रम को अपनी माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो वही रिया जो कि गिल्ड के चलते जी नहीं पा रही थी, इस मर्डर मिस्ट्री में उसे इस गिल्ड से भी छुटकारा मिला और उसे यस्त यंत्र और यस्त भगवान के बारे में बहुत कुछ मालूम चला कि ये सब कुछ इतने जल्दी रुकने नहीं वाला। और अब हम मोक्षा को देखते हैं जो कि जेल में बंद थी। तभी अचानक से यहाँ पर एक नकाबपोश आदमी आता है जो कि मोक्षा को यहाँ से आजाद करता है और फिर वो यस्त यंत्र फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि मर्डर का सिलसिला तो अभी भी नहीं रुका था। ये यस्त यंत्र फिर से स्टार्ट होगा, लोगों को फिर से वरदान मिलेंगे और फिर से अंगों के द्वारा यस्त भगवान को बनाया जाएगा।
इसी के साथ मंडला मर्डर्स वेब सीरीज के सारे एपिसोड मतलब कि 8th एपिसोड तक सारे एपिसोड खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।